भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। अभी हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत बाबा जी चैनल पर। और जी 4 जून को आप साथ में थे। आपके काफी विश्लेषण हमने साथ में बैठकर सुने, बड़ा अच्छा लगा। रिजल्ट आ गए, कांग्रेस के 99 सीटें आ गई। मोदी जी ने शपथ ग्रहण भी अपना कर लिया। पर जिस समय शपथ ग्रहण चल रहा था सर, उस समय जम्मू के रियासी नाम के जगह पर आतंकवादियों का हमला होता है और वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर गोलियों से हमला किया जाता है। 2-4 साल के बच्चे भी थे जिनकी हत्या की जाती है। हृदय विदारक है। उसके अगली बात तुरंत देखते हैं कि जम्मू में फिर आतंकवादी हमला होता है। जम्मू रीजन में फिर एक और होता है। सर, कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं तो आतंकवादी के हौसले इतने ज्यादा मतलब बढ़ गए कि उन्होंने जो है इतने साल से शांत पड़े हुए थे, जम्मू रीजन में पर्टिकुलरली चार पांच हम 3-4 हमले एक साथ कर दिए। कोई कॉम्बिनेशन दिखता है सर आपको दोनों में क्या? सर, मुझे ये इसमें एक बड़ा डिजाइन दिख रहा है। ये जम्मू रीजन में हो रहा है ना सर, ये बहुत जल्दी कश्मीर रीजन में भी होंगे। आप देख लीजिएगा, मतलब ये बहुत जल्दी उधर की तरफ एस्केलेट हो जाएगा और उतना ही नहीं होगा सर। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पंजाब में हो जाएगा, ये यूपी में हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये बंगाल में हो जाएगा। सर, वो तमाम जगह हैं जहां कांग्रेस को थोड़ा सा मतलब सहारा मिल गया है या कुछ सीटें आ गई हैं। ये हर उस स्टेट में होगा जहां कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। अब सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो सीधे सीधे डीप स्टेट के पेरोल पे चली गई है। राहुल गांधी सीधे सीधे डीप स्टेट के पेरोल पे काम कर रहे हैं और वो अपनी डिक्टेशन चाइना, पहले पाकिस्तान सिर्फ जो है वो मतलब डिक्टेट करता था। अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान और चाइना और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए जो इनके हैंडलर्स हैं वो इनको हैंडल कर रहे हैं। और सर, ये तो वहां से आ रहा है, सीधी सी बात है। और ये अभी और एस्केलेट होगा। ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। पहले 2 हाँ, कार्यकाल में आतंकवादी घटनाओं को लेकर जो शांति रही है वो इस कार्यकाल में भंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि एक जो छवि है, जैसे 2019 में भी हमने देखा कि तत्काल इन्होंने 370 हटाया, तत्काल इन्होंने राम मंदिर का फैसला लिया, 2-3 बड़े फैसले लिए। तो इंटरनल डिस्टरबेंसेस लाइक शाहीन बाग और सब कुछ जो है, फिर कोविड और सरदार वो खालिस्तानियों का आंदोलन, वो सब एक डिस्टरबेंस दिखा। पर जो 2004 से 2014 के बीच में जो बम फट रहे थे हर शहरों में, या आतंकवादियों की इस तरीके से हमला हो रहा था, वो बंद हो गया था 2014 से 24 के बीच में। पर एक वो एंगल है जिस पर ये लोग, अब विपक्ष काम कर रहा है कि हमले कराओ ताकि जनता एकदम लग जाए कि अच्छा ये लोग कमजोर हैं। ये भी वर्क करेगा सर, जैसा अटल जी के समय में इन लोगों ने किया था। बहुत बिल्कुल सारे हमले बिल्कुल हुए थे अटल जी के समय में। बिल्कुल बिल्कुल। पार्लियामेंट तक पे हमला हुआ था। जी। सरकार को हर तरफ से घेरने की, और ये सिर्फ आतंकी हमले ही नहीं होंगे सर। शाहीन बाग जैसे और किसान आंदोलन जैसे आंदोलन, एक तरफ तो ये आंदोलन करके सड़कें और रेलें जाम करेंगे, यहां पे अराजकता फैलाएंगे। अभी आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी यूथ को भड़का के एक तरफ आरक्षण आंदोलन ये अलग अलग स्टेट्स में शुरू करेंगे, उसके नाम पे लूटपाट आगजनी होगी। फिर ये बहुत जल्दी यूथ को भड़का के जो कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, और ये क्या नाम आपकी अग्निवीर, इन योजनाओं के नाम पे यूथ को भड़का के जो है, उसके बाद जातीय विद्वेष आप देख लीजिएगा। आपको बहुत जल्दी कुछ ओबीसी जातियों और कुछ दलित जातियों के बीच में या कुछ सवर्ण जातियों के बीच में जातीय
मतभेदों के नाम पे, जातीय संघर्ष के नाम पे आपको आगजनी, लूटपाट होती हुई दिखाई देगी बिहार जैसे, यूपी जैसे स्टेट्स में, राजस्थान में, हरियाणा में। उसके बाद आपको इस प्रकार के अलग अलग, और सारे के सारे जो ये इस किस्म की अराजकता होगी, ये उन समूहों के नाम पे होगी जो कि अपने आप में वोट बैंक है। फॉर एग्जाम्पल किसान, फॉर एग्जाम्पल गरीब मजदूर, फॉर एग्जाम्पल युवा, फॉर एग्जाम्पल बेरोजगार युवा, कि ये भैया कौन कौन उत्पाद कर रहा है, कि ये तो बेरोजगार युवा कर रहे हैं। ये कौन है भैया, ये संविधान बचाने वाले हैं। ये कौन है, ये आरक्षण बचाने वाले हैं। ये कौन है, ये पेपर लीक वाले हैं। ये कौन है, ये अग्निवीर के विरोध में ये जो है धरना, चक्का जाम, आगजनी, लूटपाट हुई है। ये कौन है, ये एमएसपी है, किसान वाले हैं। ये कौन है, अच्छा इनको खाद जो है महंगी हो गई, या खाद नहीं मिली इसलिए दंगा हो गया। तो जो जिन वर्गों के नाम पे दंगा होगा वो वर्ग होंगे जो कि मोदी को वोट देते हैं। किसान, युवा, छात्र, बेरोजगार। एक और नया वर्ग ढूंढा गया सर, मध्यम वर्ग, कि टैक्स बहुत ज्यादा हो गया उस पे। मध्यम वर्ग के नाम पर भी यह, हम क्यों टैक्स दें, हम क्यों टैक्स दें कि हमारे नाम पे जो है फ्री भी बांटी जा रही है, हमारे पैसा से फ्री भी बांटी जा रही है, इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे। एक नए किस्म का ये शुरू हो गया। हाँ, ये शुरू हो गया। उसके बाद जातीय जनगणना कराओ। आप देख लीजिएगा, जातीय जनगणना के नाम पे दंगे होंगे, हड़तालें होंगी। ऊपर से मुसलमान मंत्री नहीं है सर। हाँ, हमारा मंत्री वोट एक नहीं देंगे, वोट एक नहीं देंगे, लेकिन मंत्री पद चाहिए। यूसीसी यस, लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड जमीन अपना बढ़ाता जाएगा, कोई रोकेगा तो हम फिर जमीन पे उतर आएंगे। हमसे कागज मांगा जा रहा है। सभी मुसलमानों को जो है कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया जाएगा। मतलब तमाम तरीके के झूठ, जिन झूठ और जिन नैरेटिव पर चुनाव लड़े कांग्रेस की सीटें बढ़ी, वही झूठ और ज्यादा आप देख रहे हैं कि उसमें और ज्यादा 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 इंटेंसिफाई किया जाएगा। तो सर ये तो बड़ा मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 24 के बाद जो है भारत एक बेहतर देश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, यहाँ तो सीन उल्टा दिख रहा है। सर एक मिनट देखिए ना भाई, आपकी तरक्की से, आपके प्रगति से एक तरफ पाकिस्तान परेशान है, एक तरफ चीन पर परेशान है, एक तरफ अमेरिका परेशान है, पूरा यूरोप परेशान है, कनाडा परेशान है, कांग्रेस परेशान है, समाजवादी पार्टी परेशान है, शरद पवार परेशान है, ममता बनर्जी परेशान है, तो सब लोग तो परेशान ही है। तो क्यों नहीं बवाल करेगा सब? अच्छा, ये सब कुछ जो है चुनावी मुद्दों पे होगा सारा कुछ। जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं, उन मुद्दों पे अब अराजकता होगी सड़कों पे। सर जैसे पिछली बार आपने देखा कि शाहीन बाग हुआ और आड़ती दलाल सब दिल्ली की को घेर के बैठ गए थे, फिर तो उस बार उतनी सख्ती नहीं की गई, और शायद उसी का असर है कि इन लोग की मनबढ़ी बढ़ती जा रही है। विल मोदी जी सरप्राइज एवरीबॉडी बाय डीलिंग विद दीज पीपल? डू यू थिंक सो? और जैसा चल रहा चलता रहेगा, और ही विल नॉट गेट हिज हैंड्स डर्टी?
जिनमें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से, वहां क्या करेंगे मोदी जी? आपने एक चीज नोट की, जब भी कोई आंदोलन होता है, किसान आंदोलन होता है, ये आंदोलन होता है, वो आंदोलन, सबसे पहले ये लोग टोल गेट पे जाके धरना देते हैं। टोल गेट से इनकी क्या दुश्मनी है, आप बताइए? सबसे पहले टोल बूथ पे धरना देंगे, टोल बूथ तोड़ेंगे, टोल माफ करा देंगे, पता लगा पिछले 1 साल से टोल ही नहीं लिया जा रहा। सर बात यह ना कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो यूरोप को और पूरे वर्ल्ड को दिखाई दे रहा है कि यार ये तो इंडिया तो हमारे बराबर आके खड़ा हो जाएगा। अगर इन्होंने अपना रोड्स का नेटवर्क बढ़ा लिया, बना लिया, तो इंडिया तो हमारे बराबर आके खड़ा हो जाएगा। तो ये मत होने दो। तो आम जनता में टोल को एक ड्रैकोनियन लूट, कि टोल के नाम पर पब्लिक को लूटा जा रहा है, जिससे कि पब्लिक टोल ना दे, और टोल नहीं देगी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है ये सब जो है धराशायी हो जाएगा। अब आप सर एक इसी चीज देखिए, जी एक सर, चीज देखिए, बाबरी। वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत को गरीब विरोधी ट्रेन घोषित कर दिया गया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गरीब विरोधी प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है। सेमी हाई स्पीड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बोलो इससे गरीब आदमियों को क्या मतलब है? ये तो अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। बोले वंदे भारत इसलिए तेज चलती है कि गरीब की गाड़ी तो साइड में खड़ी रहती है, चल ही नहीं पाती है, क्योंकि रोड पे तो सिर्फ ट्रैक पे तो सिर्फ वंदे भारत चल रही है। इसलिए वंदे भारत को हमेशा टारगेट किया जाएगा। अरे आज तो वंदे भारत खराब होगी, अरे आज तो भैंस ने वंदे भारत ने भैंस को रौंद दिया। जैसे वंदे भारत जो है उतर के तबेले में घुस गई और वहां जाके एक भैंस को रौंद के आके फिर जो है वापस चंडीगढ़ चली गई। अरे भैया भैंस आ गई थी। अरे आपने अब जब रेल पटरी की तरफ चारों तरफ अभी गार्ड नहीं लगाया और वंदे भारत कैसे चला दिए? अच्छा एक बात बताऊं, क्या इससे पहले गाय भैंसे बकरियां जो हैं या आदमी ट्रेनों के नीचे चपेट में नहीं आते थे? ट्रेनों के सामने नहीं आते थे। पर अगर वंदे भारत से अगर कोई पशु कट गया तो नहीं, अब आपको अगर वंदे भारत चलानी है तो पूरे रेलवे के किनारे जो है वो आप पूरे पटरी को दोनों तरफ से जो है कवर कीजिए, जिससे कोई जानवर ना आने पाए। सर आदमी जानवर छोड़िए, पहले बसें, गाड़ियां, पहले न्यूज आती थी कि अनमैन्ड या मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर किसी बस में ट्रेन घुस गई, किसी गाड़ी में ट्रेन घुस गई, कितने लोग मर गए, ये बड़ी आम खबरें हुआ करती थी। आज की डेट में भारत में एक भी अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। एक चीज, कितनों पे तो कितने ज्यादा फ्लाईओवर बन गए हैं ताकि वो आदमी ऊपर से जा रहा है, ट्रेन नीचे से जा रही है। और अभी ये घटनाओं की तो खबर आनी बंद हो गई कि ट्रेन जो है गाड़ी में घुस गई। आजकल आपने एक न्यूज बहुत आ रही है, देखी होगी, आज ही मैंने एक जगह पढ़ी कि पता नहीं कौन सी ट्रेन में जो टॉयलेट के बगल में जो थोड़ा सा स्पेस होता है वहां पे लोग जो है अखबार बिछा के सो रहे हैं। सर ये भारत में नई घटना है कोई? एक बार बताइए, टॉयलेट के बगल में स्लीपर कोच में लोग कॉरिडोर में घुसे पड़े हैं और सो रहे हैं, या जनरल टिकट लेकर लोग रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस के यात्रा कर रहे हैं, या होली दीपावली या गर्मी की छुट्टियों में प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ है। सर ये कोई नई घटना है? इस देश में कुछ पहली बार ऐसा हो गया कि मोदी के आने से देखो लोग जो है क्या नाम टॉयलेट के बगल में खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। सर आपका पता नहीं, मैंने तो की है खुद। अरे सर पर सर किन बातों को इशू बनाया जा रहा है ना। अच्छा एक लड़की बोली, व्हेन आई रीच द स्टेशन इट वाज ओवर क्राउडेड, ओ माय गॉड हाउ विल आई ट्रेवल।
सर वो जिंदगी, एक तो वो लड़की जिंदगी में पहली बार ट्रेन में गई है मुझे लगता है, छठ वाले मतलब दीपावली के अगले दिन, छठ वाले सीजन में या होली वाले दिन, ये वाला जो सीजन, ये वाला जो लेटेस्ट किस्सा है वो होली वाले दिन जो है अहमदाबाद से उसने बिहार जाने के लिए रिजर्वेशन करा लिया। ओ माय गॉड, आई कुड नॉट एंटर माय कोच, इट वाज सो क्राउडेड। अरे भैया, बिहार जाने वाली ट्रेनों में होली पे कितनी भीड़ रहती है ये तुमने जिंदगी में पहली बार देखा है, क्योंकि तुम जिंदगी में पहली बार ट्रेवल कर रही हो बाय ट्रेन। हिंदुस्तान सारी जिंदगी ऐसे ही ट्रेवल करता है, पर सर इसको इशू कितना बड़ा बनाया जा रहा है। और इसी के पैरेलल एक छोटी सी बात, मिडिल क्लास में एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसी के पैरेलल एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। मुंबई की लोकल ट्रेन, उससे वो जो आप बिहार जाने वाली ट्रेनों की भीड़ की बात कर रहे हैं ना, वो मुंबई की लोकल ट्रेन में डेली होती है। पर मुंबई की जनता उसको बहुत रोमांटिसाइज करती है। ये मुंबई की स्पिरिट है, ये मुंबई की जान है, ये है। उस लोकल ट्रेन में से डेली 10 20 50 लोग डेली गिर के मरते हैं उसी मुंबई लोकल ट्रेन में। पूरे देश में कहीं अनरेस्ट होता है? क्योंकि बॉलीवुड वहां बैठा है ना, वो खुद वो उसको रोमांटिसाइज करता है। आह, लोकल ट्रेन कितना अच्छा है। सेम बात है, भीड़ है ट्रेन में, एक को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, एक को मुद्दा बनाया जा रहा है। इट इज ऑल अबाउट नैरेटिव। काम एक ही है, घटना एक ही है। और जबकि मुंबई की लोकल ट्रेन ज्यादा खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की बसों भीड़ में मैंने ट्रेवल किया है, आपने ट्रेनों में ट्रेवल किया, मैं बता रहा हूँ सर। और जिस दिन मैंने मुंबई की लोकल ट्रेन देखी, मेरे तोते उड़ गए। मैंने जीवन में बसों में लटक के ट्रेवल किया, लेकिन उस मुंबई की लोकल ट्रेन को देख के मेरे सर, मतलब 2 ट्रेन गुजर गई, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अंदर जाऊं। और उतरने की बात तो छोड़ दीजिए। मैं सर, इट इज अ साइट, मतलब वो समझ लीजिए कि टॉर्नेडो चल रहा है वहां पे, कुछ तूफान आ गया सर। लेकिन वो रोमांटिसाइज होता है क्योंकि इट्स अबाउट मुंबई। मुंबई सपनों का शहर है सर, यूपी वाले तो हम क्या ही बताएं, हम लोग कहाँ पे। ये एक अजीब सी मानसिकता, इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव। तो सर इससे यूपी की क्या है कि सर, देश के मिडिल क्लास में एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है। जैसे मोदी के आने के बाद ट्रेनों में भीड़ बहुत बढ़ गई है और रिजर्व्ड कोचेस में अनरिजर्व्ड पैसेंजर घुस के यात्रा करने लग गए हैं। ओ माय गॉड, सच के औस। भैया हम तो सारी जिंदगी ऐसे ही देखते आए हैं। हमने तो नियम बना रखा है कि होली दीपावली पर और गर्मी की छुट्टियों में कहीं ट्रेवल ही मत करो। हाँ, ये तो भाई हिंदुस्तान में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको बहुत सारी चीजें, ये इसको सर्वाइवल स्किल कहा जाता है। हाँ? और सर एक बात बताऊं, छोटी सी बात। अगर उस लड़की को यही इतनी प्रॉब्लम थी कि गुजरात से जो ट्रेन आ रही है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है पब्लिक की, तो वो पलायन का कारण कौन है? जो यूपी से इंसान गया है गुजरात में काम कर रहा है, उस पलायन का कारण तो अखिलेश यादव और उसके बाप थे ना। हाँ, तो उन बिल्कुल। लोगों को कभी गरियाएगी वो लड़की? कभी नहीं गरियाएगी। ये मीडिया कभी अखिलेश यादव मुलायम को नहीं गरियाएगा। सर आपने कभी सुना इस बारे में कि तुम्हारी वजह से सिम्टम दिख रहा है? इट्स अ सिम्टम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिम्टम। प्रॉब्लम कहीं और है। अखिलेश लालू को गरिया दोगे तुम? लालू को कभी नहीं गरियाएंगे। मोदी जी समस्या पर, मेरी मम्मी एक बात कहते हैं सर, जो काम करता है वही गाली खाता है, जो करेला हुए खाएला गाली। तो ये एक है कि मोदी काम कर रहे हैं, ट्रेन का सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। सर एक्सीडेंट हुए कितने दिन हो गए? आखिरी बार याद कीजिए कब हुआ था एक्सीडेंट। और जिस दिन हुआ था अश्विनी वैष्णव 3 दिन वहीं खड़े थे। रेल मिनिस्टर कब खड़ा था? यहाँ पे तो नैतिकता है, हम इस्तीफा देके भाग जाएंगे। इस्तीफा क्यों दोगे भाई? वहां खड़े रहो, काम तो करो। तो काम करने वाले गाली खा रहे हैं, और जिनकी वजह से पलायन हो रहा है देश का। एक पूरा उत्तर प्रदेश उठ के जो है मुंबई बिहार में, मुंबई और गुड़गांव और हैदराबाद और तमिलनाडु के और गुजरात के, पंजाब में रह रहा है, गरीबी में काम कर रहा है, कुछ पैसे कमा रहा है। उसको आप समस्या बता रहे हो। वो समस्या नहीं है भाई, समस्या की जड़ बैठा है अखिलेश यादव और सपा और उनका कार्यकाल और गुंडागर्दी जो पूरा यहाँ पे मचा के गए उत्तर प्रदेश में। उस पर बात नहीं होगी। कांग्रेस कार्यकाल में बम फट रहे थे, उस पर बात नहीं होगी। तो ये नैरेटिव, ये क्या नैरेटिव सर छोड़ा जा रहा है?
प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। मैं छोटी बात बताता हूँ सर, मुजफ्फर अली ने उमराव जान बनाई, ओहो क्या अद्भुत पिक्चर बनाई। उनकी बीवी थी सुहासिनी अली। कानपुर के बीसीओ फैक्ट्री बंद कराने का बहुत बड़ा कारण सुहासिनी अली खुद थी, कम्युनिस्ट नेता थी, सांसद थी। कानपुर, आप जानते हैं रंजय भाई को, उनके पिताजी कानपुर में काम कर, रातों रात 50,000 लोग कानपुर छोड़ के सर कहाँ पे जाना पड़ा, कहाँ रहना पड़ा। उसका बहुत बड़ा कारण सुहासिनी अली दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में और कहाँ कहाँ मुंबई में पाई जाती हैं। खैर बाद में उनका डाइवोर्स हो गया मुजफ्फर अली के। मुजफ्फर अली पलायन पर पिक्चर बना रहे, गमन बना रहे हैं, और गाना गा रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश से पलायन करके कोई गया है तो बहुत तकलीफ है, फारूक शेख की पिक्चर। मतलब सर दोनों तरफ खेलते हैं सर। ये पलायन की जड़ है, वो पलायन पे पिक्चर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये नैरेटिव पर कब्जा करने वाले लोग, सर एक मैं आपसे बस यही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये नैरेटिव पे कब्जा करने वाले लोग सर हर समस्या को अपने हिसाब से कैसे ढाल लेते हैं, और इस समय में क्या इनको काउंटर करने की कितनी जरूरी है यार, क्या मतलब ये क्या हो रहा है, ये कैसे इसका समाधान निकलेगा सर? सर देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाजपा इधर मैं महसूस कर रहा हूं कि नैरेटिव का जवाब देने में फेल हो रही है, पहला, और अपोलोजेटिक दिखती है। एक नैरेटिव पिछले दिनों चलाया गया कि जनरल कोचेस कम किए जा रहे हैं, कि जनरल कोच खाली ट्रेन में 2 ही है, एसी जो है 25 हो गया है। सर बात यह ना कि पैसेंजर धीरे धीरे उसमें जब बाइंग कैपेसिटी आती है तो वो अपग्रेड करता है, और भारत की तो ये प्लानिंग है कि विद इन 10 ईयर्स जो है हिंदुस्तान में जनरल जो ट्रेनें होंगी वो सिर्फ या तो पैसेंजर होंगी या लोकल ट्रेनें ही जो है वो होंगी, बल्कि लोकल ट्रेन को भी ऐसी बनाने की तैयारी पे, योजना पे काम चल रहा है। और बाकी लंबी दूरी की सभी गाड़ियां सिर्फ एसी ही होंगी, स्लीपर और जनरल क्लास ही खत्म कर देंगे, कि पूरा भारत एसी में ही ट्रेवल करे। ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना पे एक रेलवे काम कर रही है। तो सर एसी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं और जनरल कोचेस, स्लीपर कोचेस धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो स्लीपर कोच का यात्री था सर वही तो एसी में अपग्रेड हुआ है। अच्छा, पुराने जमाने में क्या था, मुंबई से बनारस आने के लिए, पटना आने के लिए यात्री सिर्फ कोच में घुसने के लिए सिर्फ कहते भैया हमको कोच से उतारना मत, टीटी को 1500 रुपए दे देता था। वेटिंग में रिजर्वेशन कराता था, उसके बाद टीटी को 1500 रुपए देता था, और 3000 रुपए की सीट तो आम बात थी। कौन सी? स्लीपर क्लास में, एसी की बात नहीं कर रहा हूं। मुंबई से बनारस आने के लिए मैंने लड़कों को, वेटिंग वाले लड़कों को, टीटी को 3000 रुपए ऑफर करते देखा है। उसको अगर आप एक तेजस चला के उस लड़के को 4000 में अगर एसी में ले आए, बोले लूट रही है रेलवे। उसी लड़के को जो वेटिंग के टिकट पे ट्रेवल कर रहा था और 3000 घूस देने के लिए तैयार था, उसको अगर आप सुविधा नामक एक ट्रेन उन्होंने चलाई थी जिसका टिकट बड़ा महंगा था, उसकी बड़ी आलोचना हुई, ये रेलवे लूट रही है। मतलब पुरानी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सर दिक्कत यह है कि ये जो वर्तमान सरकार है ना, ये अपने सुधार कार्यों में भी, अपने रिफॉर्म्स में भी अपोलोजेटिक नजर आती है। एक किसान आंदोलन की टोपी, किसान संगठन वाली टोपी पहन के किसान भाई लोग जो है वंदे भारत में घुस गए और लगे गुंडई करने, और चूंकि ग्रुप था तो 150-200 लोगों का, तो पूरी वंदे भारत 6 के लिए दिल्ली में। अब सर बात यह ना कि 1000 किसान अगर वंदे भारत में घुस जाएगा तो 1000 किसान को सर 4, 6, 10 आरपीएफ तो निकाल, तो भैया 1000 किसान को ट्रेन से निकालने के लिए 1000 आरपीएफ लगेगी, क्योंकि वो लड़ाई के मूड में है, उनके हाथ में लठ है।
वो अश्विनी वैष्णव माफिया मांगते फिर रहे हैं, अपोलोजेटिक हो गए। अखबार में छप रहा है कि जैसे ही अश्विनी वैष्णव कुर्सी पे बैठे, साइन किए, उसके बाद पहला काम किए, क्या भैया वंदे भारत में कैसे घुस जा रहा है, लोग देखो यार तुम लोग। कौन घुसा था वंदे भारत में? किसान आंदोलन के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले घुसते थे। सरकार है, सरकार माफिया मांगती घूम रही है। सर इसके लिए तो कानून होगा, ऐसा करने वालों को तो आप सीधे जेल में डाल सकते हैं, कानून होंगे अरे ना रेलवे में जेल में डिस्टर्ब डालने करने के के लिए लिए। भी तो पकड़ना पड़ता है सर, जेल में डालने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है। 1000 अगर किसान जो है टोपी लगाकर अगर रेल पे कब्जा कर लेगा, तो आप उस 1000 को कैसे खाली कराएंगे? क्योंकि मुझे लगता है उसने ट्रेन की यात्री को भी बंधक बना रखा था। वो ऐसी जगह पे था जहां आप कुछ कर नहीं सकते थे। कोई भी एक्सट्रीम मेजर लेंगे तो यात्रियों का नुकसान हो जाएगा तुरंत। अब आगे सुनिए, मैं जी। आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ, थोड़ा माहौल भी लाइट हो जाएगा। हम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो हमारे एक सीनियर थे, वो रेलवे में टीटी थे, खिलाड़ी थे। तो 2 लड़कियां थी, वो कहीं खेलने जा रही थी। तो वो बोले कि बेशक बिना टिकट जो है ट्रेन में चढ़ जाना, बेशक बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाना, और तुम तो लड़कियां हो। तो बोला अरे बिना टिकट तो कोई उतार देगा। बोला अरे हम जानते ना, हम टीटी, हम जानते हैं मेंटलिटी क्या है, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा, बस तुम अड़ जाना और लड़ जाना। तो बोले कैसे? बोले भैया चलती ट्रेन से किसी लड़की को बीच यात्रा में कोई टीटी उतार ही नहीं सकता, उसको अपनी नौकरी जाने का डर हो जाएगा। अरे अबला नारी है, उसको तुमने कैसे उतार दिया? भाई दिल्ली से चढ़ गई आपने, उसको मथुरा में उतार दिया, मथुरा में अबला नारी के साथ कुछ हो गया, वो आपने उतार दिया, ट्रेन चली गई, वहां पे अबला नारी के साथ कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेवार होगा? तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। इसलिए बोले कोई टीटी ये रिस्क नहीं लेगा, कोई जीआरपी वाला एक रिस्क नहीं लेगा। तुम एक चाहे राजधानी हो, कहते हैं वो तुमको लेके जाएगा बेंगलोर तक। क्यों? बोले तुम अबला नारी हो। अपना बर्थ दे देगा सर। कहते अगर तुम कि बहन यहाँ अड़ बैठ जाओ, गई और यहाँ लड़ जाओ। गई तो, अगर अड़ गई और लड़ गई तो, अच्छा अगर हम्म। उस केस में अगर आपके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, तो पहले फिर चार्जशीट बनाएगा, मेमो बनाएगा, अगले उस पे आएगा, उसको जीआरपी को हैंड ओवर करेगा, इतना करना पड़ेगा ना सर उसको। सर सेम थिंग हैपेंस विद किसान आंदोलन टू। किसान है, उसको कैसे उतार देंगे आप? अन्नदाता है, गेहूं उगाता है आपके लिए, आप उसको ट्रेन से उतार देंगे? हैं? सर ये तो आजकल जो सर पे लाल हरा टोपी पहन लेते हैं ना सब, और एक तो हाँ हाँ। सफेद टोपी, हमको लगता है इनकी बुद्धि बंद हो जाती है जिसने तो सर सर पे टोपी इन पहन ली है सर। इन जी। इन ग्रुप्स के माध्यम से देश में अराजकता, एनार्की फैलाने की योजना हम्म। है, और अगले 5 साल तक आपको ये देखने। और मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि पिछले कार्यकाल में है हम घुटना टेक रहा हूं, हम आंदोलन वापस ले रहा हूं, हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। नहीं समझा पाए थे ना, अब अगले 5 साल देखना वो अब वो आपको कैसे समझाते हैं। एनार्की के सामने अगर आपने एक बार घुटना टेक दिया, तो सारी जिंदगी घुटना टिकवाएगी। पंजाब में शुरू हो गए हैं, पंजाब में जो है ना, शंभू बॉर्डर पे जत्थे लेके पहुंचना शुरू हो गए हैं, देखते जाइए। अभी तो एमएसपी की डिमांड रहेगी, फिर कोई कहेगा कि ये डिमांड वो डिमांड एमएसपी, यही डिमांड अरे मनवा मनवा के। अराजकता करने के लिए कोई नई डिमांड खड़ी कर देंगे भाई। सर जब पाकिस्तान बनना था, तब सोहरावर्दी जो वेस्ट बंगाल का सीएम था, उसने कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट आवर लास्ट डिमांड, इट इज जस्ट आवर लेटेस्ट डिमांड। तो हाँ, बन जाएगा पाकिस्तान, मिल भी जाएगा, तब भी नई हमारी नई डिमांड कम डिमांड थोड़ी खड़ी होगी। कर देंगे। सर अभी वही जो आपने बताया, मुसलमान को मंत्री पद चाहिए,
गृह मंत्री बन गए थे मोहम्मद मुफ्ती सईद, महबूबा के पिताजी, तो 5 लाख कश्मीरी भगा दिए। सीएम था सोहरावर्दी वेस्ट बंगाल में, डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, मरवा दिए पता नहीं कितने हिंदू। आजम खां थे, रिसेंट में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, बढ़िया अपना मुसलमान बच्चा लोग को बचाने के चक्कर में पूरा दंगा करवाए। तो ये लोग तो ये जब मंत्री बनते हैं तब इनके यहाँ पे मस्त कांड हो जाता है। अमानतुल्लाह खां दिल्ली में था तो दिल्ली का दंगा हो गया। तो ये इनको मंत्री बनाओ और ये सब और अपने सर पे ले लो, और उस पे भी दुराग्रह कि नहीं नहीं हमको मंत्री पद चाहिए, आप हमको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। खैर, नौटंकी करने वालों की कोई कमी नहीं सर। आतंकवाद से बात शुरू हुई थी रियासी में, बहुत ही दुखद घटनाएं, और दुखद ये है कि ये ऐसी घटनाएं हम आगे आते हुए और देख रहे हैं। आर्मी तो अपना काम करेगी ही करेगी, खोजबीन चालू करके पूरी तरह से, लेकिन ये जिसका मनोबल बढ़ा है उसका मनोबल तोड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। आतंकवादी हो या किसानों के नाम पर सभी कर रही गुंडे इन हों, दो सभी कौड़ी के। खालिस्तान को अराजकतावादियों तो और तोड़ना बहुत जरूरी गुंडागर्दी है। करने वालों, इन और सभी आपकी बात गुंडागर्दी करने वालों का पे लठ बात फेरने की सही है जरूरत। सर। अब विशुद्ध लठ का ही काम होगा, वरना आपको जगह जगह जब वंदे भारत में दिख रहा है तो ये सब कनेक्टेड है, सब बाय डिजाइन है। और जो लोग करवा रहे हैं इन पर बहुत सख्त कार्रवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। न सिर्फ आतंकवादियों को गोली मारने की आवश्यकता है, बन पड़ता है वो करने की आवश्यकता है शांति स्थापित करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, जानकारी देने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए, अपनी राय, अपना दुख दर्द पीड़ा भी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।